अब हम एक और लेक्चर में आ गए हैं बेसिकली। इस लेक्चर में जो है ना बेसिकली हमें जो है ना यही बताया गया है कि एसेंट्रिसिटी के थ्रू जो है ना पता चलता है कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर आप यहाँ पे चेक करें कि यहाँ पे आपकी जो लोडिंग है वो बिल्कुल सेंटर पे लग रही है, ये आप ये लोडिंग चेक करें, ये बिल्कुल सेंटर पे आ रही है। उसकी वजह से जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों मतलब इक्विवेलेंट होंगे। मतलब ये कि यहाँ पे जो है जहाँ पे मैं भी मार्क कर रहा हूँ ये भी सेम होगी और एक्सट्रीम्स लेवल पे ये भी सेम होगी। अब दूसरे केस में ये जो केस है, सेकंड केस जो है, इसमें अगर आप नोट करें, अगर फॉर एग्जांपल आपका जो है ना लोडिंग यहाँ पे आ रही हो फाउंडेशन में, तो ये जो बेसिकली ऊपर जो मार्क हुआ है ये एसेंट्रिसिटी है। तो इसमें एसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पे एसेंट्रिसिटी जीरो थी, यहाँ पे एसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और उसी की वजह से अगर आपने नोट किया हो कि जो है ना m इज इक्वल्स टू पी इंटू ई हो जाता है, मूवमेंट क्रिएट होता है एसेंट्रिसिटी की वजह से। उसकी वजह से क्या होगा कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है आपके पास एक होगा आपके पास क्यू मैक्स, ये लोडिंग है क्यू मैक्स, ठीक है, ये आपके पास मैक्स होगा और ये आपके पास मिनिमम। आपकी सिंपल वर्ड्स में ज़रूरी नहीं है कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही हो, लेकिन जैसे भी होगा यूनिफॉर्म नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें। इसमें क्या है, देखें आप यहाँ पे इधर एक क्यू मिनिमम आ रहा है, ठीक है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे क्यू मैक्स आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, आप देख सकते हैं डायग्राम से भी। इसमें बेसिकली जो राइटिंग हुई हुई है उसमें यही बताया गया है, सर ने हमें बताया कि क्योंकि यहाँ पे ये सेकंड केस में एसेंट्रिसिटी जहाँ पे मैं बीमार कर रहा हूँ, एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू जीरो नहीं है। उसकी वजह से जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल होगी वो इस टाइप की बनेगी और उसमें एक क्यू मिनिमम और क्यू मैक्स होगा, यूनिफॉर्म नहीं है। इसकी वजह से इसमें वेरिएशंस होंगी। जाहिर बात है यूनिफॉर्म नहीं है तो एक मैक्स वैल्यू भी होगी और एक मिनिमम वैल्यू भी होगी। ये केस अगर हम फर्स्ट केस में लें तो यहाँ पे लोग क्योंकि लोडिंग सेंटर में आ रही है तो एसेंट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, यहाँ पे एसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू जीरो है। उसकी वजह से जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो यहाँ पे यूनिफॉर्म होगी और यहाँ पे जो Q1 है वो इज इक्वल टू Q2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि इसकी भी इतनी लेंथ है और इसकी भी इतनी लेंथ है। तो बेसिकली यही मतलब है इसका कि जो इसकी जो प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है इसमें। अब ये जो स्लाइड है बेसिकली ये इसके बारे में है कि वही जो हमने पढ़ा है अभी कि इन सेवरल instances as with the as with the base of a retaining wall, foundations are subjected to the movements in addition to the vertical load। जाहिर बात है जब आपकी एसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो आपकी जो है ना वो जैसे हमने वो इक्वेशन पढ़ी हुई थी, क्या पढ़ी थी कि m इज इक्वल्स टू पी ई, ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू पी ई। इसका ये मतलब है कि अगर एसेंट्रिसिटी हो तो लोड जो है वो डायरेक्टली मतलब यूनिफॉर्म लोडिंग नहीं होगी उसकी वजह से, और उसकी वजह से क्या होगा कि ये चीज़ प्रोड्यूस होगी जो हमने यहाँ पे बात की है कि आपके पास जो है ना बेसिकली मूवमेंट्स प्रोड्यूस होंगे क्योंकि वो आपकी जो लोडिंग है वो सेंटर पे नहीं आ रही। अब बात ही आती है, नेक्स्ट बात ये है कि इन सच केसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर बाय द फाउंडेशन ऑन द साइल इज नॉट यूनिफॉर्म। वही बात हो गई, द नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर इज दिस। ये क्या मतलब है? ये वही वाली बात है जो हमने की थी कि इसमें एक जो है ना एक आपके पास मिनिमम पॉइंट होगा और एक मैक्सिमम। जाहिर बात है जिस तरह भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक मिनिमम और एक मैक्स पॉइंट तो होगा। तो ये जो क्यू मिनिमम है वो ये फॉर एग्जांपल क्यू मैक्स ये है। तो लेट्स सपोज उसके दो अच्छा उसके जो इक्वेशंस होंगी वो बेसिकली ये दो इक्वेशंस होंगी, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करके ये लिखा हुआ है, ये इसका लिखा हुआ है और क्यू मिनिमम का इसका लिखा हुआ है। ये कैसे आया? ये बेसिकली ऐसे आया है कि मैं एक आपको मैं करके दे दूंगा क्योंकि ये इतना एमसीक्यूज में नहीं आता, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्यू मैक्स और क्यू मिनिमम आएंगे अगर एसेंट्रिसिटी यूनिफॉर्म ना हो, अगर नहीं सॉरी अगर एसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही हो और जो लोडिंग है वो यूनिफॉर्म मतलब वो सेंटर पे ना आ रही हो, उसकी वजह से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगी, उसकी वजह से इससे वेरिएशन होगी। अब क्यू मैक्स जो है लेट सपोज आपके पास क्यू बाय बी एल, मैं यही चीज़ लिख रहा हूँ वापस, प्लस सिक्स एम एक का करके दूंगा, दूसरा फिर आप खुद ही कर लें, ठीक है, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एल, ठीक है। अब इसमें जो हमने है ना ये जो मूवमेंट वाला इक्वेशन है ना, ये मूवमेंट एम इज इक्वल्स टू पी ई, ये हमने इसमें डाला हुआ है।
और फिर इसने एसेंट्रिसिटी जो है उसके लिहाज से इन लोगों ने फिर वो फाइंड की है, क्या कहते हैं, ये जो नीचे वाली इक्वेशंस है दो, उस तरह फाइंड की किस तरह। अगर आप ये चेक करें कि क्यू मैक्स अगर आप ये डाल लें इसमें, आपके पास क्या आ जाएगा, पीई। ठीक है, पीई बाय बी एल। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, 6m, 6m नहीं सॉरी, यहाँ पे आएगा 6 PE डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर बाय एल। उसके बाद इसने क्या किया, कॉमन ली है, सिंपल बात है। ठीक है, जब इसने कॉमन ली है, तो अगर आप नोट करें कि इसने पी जो है ना, पी को इसने क्यू लिखा हुआ है, लोडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यू इज इक्वल्स टू वर्टिकल लोड। तो लेट सपोज हम ये जो पी है, हमने जो पी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि एक ही बात है, वर्टिकल लोड को जो आप पी से रिप्रेजेंट करें, आप क्यू से रिप्रेजेंट करें, वो लोडिंग ही आती है कैपिटल क्यू। ये नोट करें, यहाँ पे कैपिटल क्यू है, यहाँ पे जो है वो कैपिटल क्यू नहीं है, स्मॉल क्यू है, ये जो क्यू मैक्स और क्यू मिनिमम है। ये बेसिकली मेरे ख्याल में प्रेशर है। देख लिखा हुआ है, इन सच केस द डिस्ट्रीब्यूशन द प्रेशर बाय फाउंडेशन सॉइल इज नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं है तो जाहिर बात है दो वैल्यूज होंगी। तो ये जो क्यू मैक्स और क्यू मिनिमम है, ये बेसिकली प्रेशर है, स्मॉल क्यू के साथ रिप्रेजेंट करें। कैपिटल क्यू जो है वो बेसिकली लोडिंग। लेट्स सपोज हम इनके मुताबिक हम क्यू को लिख लेते हैं, क्यू को एज अ फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी की जगह हम क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास m इज इक्वल्स टू क्यू ई आता है। ठीक है, तो अगर आप ये नोट करें कि इधर भी अगर आप नोट करें कि अगर क्यू मैक्स में अगर आप इस तरह करें कि अगर आप इधर p, यहाँ पे तो लेट सपोज ये क्यू हो, ठीक है, ये दोनों क्यू हैं, ये भी क्यू हैं और ये भी क्यू हैं। तो अगर हम क्यू ई को वो कर लें, कॉमन ले लें, नहीं यहाँ पे सिर्फ एक ही क्यू आ रहा है शायद, हाँ ये इधर मैंने गलती की है, ये एक ही क्यू है। ठीक है, ये एक ही क्यू है, इसके साथ कुछ और नहीं है। तो क्यू जो है, ठीक है, आपका क्यू हो गया। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, मैं फिर से थोड़ा सा कर लेता हूँ ये काम, तो ज़्यादा गन बन। हम्म, ये क्यू मैक्स आपका प्रेशर हो गया। ठीक है, तो क्यू मैक्सिमम आपका क्या हो गया, क्यू मैक्सिमम आपका हो गया, लेट्स सपोज वही बात, m इज इक्वल टू क्यू ई हो, वही बात है कि क्यू ई मीन्स मूवमेंट। ठीक है, तो क्यू आपका हो गया लोड इनटू ई द मूवमेंट आर्म। ठीक है, अब क्यू मैक्स की वो क्या बनेगी, वैसे ज़रूरी नहीं है, ये आप ऊपर से ही पढ़ लें बस। तो क्यू क्यू आपको एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, आप खाली एम को चेंज कर रहे हो, यहाँ पे नेक नोट करें, ई को चेंज, ई यहाँ पे नोट करें क्या हुआ है। तो इसमें आप क्या करोगे, कि आप लिखोगे क्यू बाय बी एल प्लस, इधर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 6 QE डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर बाय एल। ठीक है, यहाँ पे हम क्यू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, हम अगर यहाँ पे ले लें क्यू बाय बी एल कॉमन ले लें, लेट्स सपोज, तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 6E बाय बी। ठीक, क्योंकि बी स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर था। इसी तरीके से अगर आप ये साइन को चेंज करके माइनस लिख दें, आपके पास ये दूसरा जो इक्वेशन है वो भी आ जाएगा। तो बेसिकली ये मैंने आपको डेरिवेशन करा दिया कि ये नीचे वाले जो है किस तरह आए हुए हैं। इस स्लाइड में वही बात फिर से रिपीट की गई है कि यहाँ पे अगर आप नोट करें कि अगर ये केस हो, फर्स्ट केस हो, इसमें तो चलो आपकी सेंट्रिसिटी ज़ीरो हो गई, आपका मसला ही नहीं है, क्योंकि सेंटर पे लोडिंग आ रही है, क्यू कैपिटल लोड है, कैपिटल क्यू है, ये लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेंटर पे आर, यहाँ पे सेंट्रिसिटी ज़ीरो है, आपका कोई मसला नहीं है। दूसरी केस में अगर आप चेक करें कि यहाँ पे लोडिंग आपकी राइट साइड पे ज़्यादा आ रही है, और बेसिकली आपकी एसेंट्रिसिटी है प्रोड्यूस हो रही है। अगर एसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, उसमें फिर ये प्रॉब्लम होती है कि उसमें फिर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो।
ज़्यादा। अच्छा, ये आप नोट करें कि ये जो है ना, जैसे ये है, इन दोनों में मतलब इस तरह हो सकता है। अब बात ये आती है कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है जो अभी मैंने सर्कल जिस पे ड्रॉ किया है। ये बेसिकली आपको ये चीज़ बता रही है कि आप 2 केसेस आप नहीं चाहते हैं, तो ठीक है? मतलब आपके पास हमने जो पीछे पढ़ा था, ये वही बात फिर से रिपीट हुई है कि आपके पास एसेंट्रिसिटी जो है वो 3 केसेस में हो सकती है। E इज़ इक्वल टू 0 भी हो सकती है, नहीं सॉरी, E इज़ इक्वल्स टू, हाँ, 0 भी हो सकती है। E इज़ इक्वल्स टू B/6 भी हो सकती है, और E इज़ इक्वल्स टू नहीं सॉरी, E इज़ लेस देन B/6 भी हो सकती है। E इज़ ग्रेटर देन B/6 भी हो सकती है। इसमें ये चीज़ बताई है कि सबसे ज़्यादा जो मतलब वो स्ट्रेंज होता है, हम जो है ना बी इज़ लेस देन को भी बर्दाश्त कर लेंगे, मतलब बी इज़ लेस देन पहले तो होनी नहीं चाहिए, अगर हो भी तो बी लेस देन B/6 होनी चाहिए, नहीं सॉरी, ई लेस देन B/6 होनी चाहिए। ये हम फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, पहले तो ई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए ताकि लोडिंग बिल्कुल सेंटर पे हो और एसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस ही ना हो। अगर एसेंट्रिसिटी की केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, मतलब मुश्किल हो जाता है कि आप मतलब लाजमी कि कुछ ना कुछ तो आपकी मतलब मिस्टेकनली हो सकता है कि एसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए। उस केस में फिर आप ये कहते हो कि चलो अगर एसेंट्रिसिटी है भी, ई शुड बी लेस देन B/6 जो है, ये हम कहते हैं कि चलो, लेकिन हम कहते हैं कि 2 केसेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। वो है E इज़ इक्वल्स टू B/6, जिसका डायग्राम इस टाइप का होता है, जो हमने पीछे पढ़ा होता है इस टाइप का होगा, आप पीछे स्लाइड भी रेफ़र कर सकते हो। या फिर जैसे कि हम इस स्लाइड में बताया गया है कि E इज़ ग्रेटर देन B/6, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने अभी ये नीचे ये ए में ऊपर गिवन है, क्योंकि इसमें जो एब्रप्ट है, बहुत ज़्यादा एब्रप्ट है। एक जगह पे आपकी लोडिंग 0 हो रही है, अचानक आपकी क्यूमैक्स स्मॉल क्यूमैक्स आप चेक करें कहाँ तक चली गई है, ठीक है? और अगर मतलब फिर भी अगर प्रेफ़रेबल, अगर थोड़ा-सा प्रेफ़रेबल हो, तो मैं कहता चलो ख़ैर है, तो वो हम ये जो है, ये जो अभी मैं यहाँ पे डैश-डैश बना रहा हूँ, ये जो बेसिकली है ई इज़ लेस देन B/6, फिर भी बर्दाश्त के काबिल है। ठीक है? हम कहते हैं कि चलिए ये इट्स ओके। Okay, next slide. I note that in these equations, when the eccentricity E becomes B/6, ठीक है, Q minimum is equals to 0। ये क्या केस है? ये अभी जो मैंने आपको बात बताई है कि इसकी जो साइड इफेक्ट्स क्या है, इसमें ये बताया गया है। अगर आपके पास eccentricity जो है इट becomes इक्वल टू B/6, तो आपकी जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो ऐसी होगी, एक साइड पे आपको Q max आ रहा होगा और आपका Q minimum जो है वो इज इक्वल टू 0 आ रहा होगा। तो ये जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत एब्रप्ट सी, बहुत अजीब सी है, ठीक है? बहुत अजीब है, और इससे ज़्यादा एब्रप्ट होती है ई लेस देन B/6, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? वो उसकी केस में आपको यहाँ पे आगे बताता है कि नोट इन दिस सिचुएशन हम कौन सी एसेंट्रिसिटी, हम B इज इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू B/6 पे नहीं लेते, ये कभी नहीं होना चाहिए। और ये भी चीज़ भी नहीं होनी चाहिए कि कभी भी B इज ग्रेटर देन B/6, ये दोनों बिल्कुल नहीं होने चाहिए, स्पेशली ये वाली जो मैं अंडर, आप इससे अंदाजा लगा कॉमन सेंस से कि बी बहुत ज़्यादा हट के नहीं आनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि जितनी हट के होगी उतनी आपकी मूवमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो इसलिए आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो लेम है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो कि बी ग्रेटर देन B/6 नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो उस रीज़न यहाँ पे ये लिखी हुई है कि फॉर E is greater than B/6, Q minimum will be negative, which means that the tension will develop because soil cannot take any tension. ये याद रखो हमेशा, soil can never ever take tension. there there will be there will then be a separation between the foundation and the soil underlying it. The nature of the pressure distribution in the soil will be shown in figure number 17. Q is then, अच्छा उस केस में ये होगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या बात कर रहे हैं। ये जो केस है ये नेगेटिव वाला, नहीं सॉरी, ग्रेटर देन वाला, तो इसमें जो प्रोफाइल आपकी बनती है वो आपकी इस स्टाइल में बनती है। जैसे कि अगर आप यहाँ से दे सकते हैं कि आपकी जो एक वैल्यू है वो मैक्सिमम आ रही होती है, एक मिनिमम आ रही होती है, इस वजह से टेंशन प्रोड्यूस होती है, और सॉइल जो है वो टेंशन वो बेयर नहीं कर सकता, ठीक है? इसमें लिखा भी है कि
यही चीज़ लिखी हुई है कि प्रोफाइल अगर आप याद करें उसमें इस टाइप का ही प्रोफाइल अजीब सा बनता है। ये आपका बनता है बी जब ग्रेटर देन बी बाई सिक्स हो, सॉरी ई, ई जब ग्रेटर देन बी बाई सिक्स हो तो उस केस में आपका इस तरह बनता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो लोडिंग है वो बड़ी अजीब सी हो जाती है। आप नोट करें कि आपका जो ऊपर नीचे एक जगह पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आ ही नहीं रहा। उसकी वजह से ये बताता है कि जो ऊपर वाली जगह होगी, ये जैसे ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को अगर आप नोट करें कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव में आ जाएगी और जो नीचे वाली है वो पॉजिटिव में आ जाएगी। इसमें एक और चीज़ आप ये भी नोट करें कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस स्टाइल में हो। मतलब अगर बी ग्रेटर देन बी बाई सिक्स हो, ठीक है, ई जब ग्रेटर देन बी बाई सिक्स हो तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसमें फिर ग्रेटर का जब बहुत ज़्यादा हो तो उसमें उसमें से मतलब सेम हो। अब ग्रेटर में वो बहुत ज़्यादा हो तो उसमें फिर ये भी हो सकता है कि ये जैसे यहाँ पे हमें ड्रॉ किया गया है कि ये जो फॉर एग्जांपल अगर लोडिंग इस तरह वो डिपेंड करता है किस एंगल पे लग रही है, उसके लिहाज से फिर वो जो हमारी वो होगी क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होगी उस तरह ही जाएगी फिर। लेकिन बेसिकली यही चीज़ आपको याद करनी है कि ये स्टेटमेंट याद रखे कि when e is greater than b by 6 then q minimum will be negative। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, जो ऊपर का हिस्सा है, तो विच मीन्स दैट टेंशन विल, इस पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, बस ये याद रखें पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ होती है और जो नेगेटिव होता है वो टेंशन रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। ठीक है, विच मीन्स दैट टेंशन विल बी डेवलप्ड। ठीक है, याद रखिए कि जो टेंशन होती है बेसिकली वो सॉइल में जो है वो सॉइल में बेसिकली आपकी जो टेंशन है वो नेगेटिव होती है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर आपने नोट किया हो उसमें आपकी टेंशन जो है वो पॉजिटिव होती है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि सॉइल जो है वो बेसिकली उसका प्रॉब्लम यही है कि वो जो बेसिकली वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है, मतलब वो टेंशन को बेयर ही नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपने नोट किया हो कि जब हम टूवर्ड्स हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जब हम टूवर्ड्स द जब हमें पता चल जाए कि एक फोर्स जो है वो टूवर्ड्स दैट कंपोनेंट आ रही हो या एक मेंबर आ रही हो, मतलब उसमें जो एक जोर है एक्सियल लोड्स में, अगर ट्रस्ट में अगर आप याद करें उसमें टूवर्ड्स को हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, जो कंप्रेशन होती है, बस उसको आप छोड़ें उन सब चीज़ों को, इसमें तो फिर उधर भी टेंशन नेगेटिव में हो गया। वो छोड़े, बस इधर याद रखें कि इसमें जो है वहाँ पे इक्वली जो स्टील होता है वो इक्वली गुड इन, या तो कंक्रीट था या स्टील था, वो आप पे तो खुद ही देख सकते हो कि दोज आर बेसिकली इक्वल इन टेंशन एंड कॉम्बिनेशन बोथ। अब सॉइल की ये बात याद रखिए कि सॉइल टेंशन नहीं बेयर कर सकता। ठीक है, तो it will be negative, which means the tension will be developed because soil cannot take any tension. There will be a separation between the foundation and the soil underlying it. The nature of the pressure distribution on the soil will be shown in 4.17। ये पता नहीं है कहाँ पे है, ये दास की बुक है मेरे ख्याल में। अब दास की कोई पता होगा कि जो है ना बेसिकली ये कहाँ पे है। ठीक है, ये बुक में कहीं होगा या आप खुद ही देख सकते हैं क्योंकि आप लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो उसको आप छोड़ें। ठीक है, बस ये याद रखिए, ये चीज़ हो गई। और फिर क्या है कि द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे ही हो जाएगा जब ई इज ग्रेटर देन बी बाई सिक्स हो, और जो क्यू मैक्स की वैल्यू है उसके इसमें फिर ये होगी जो हमें बताया गया, 4Q डिवाइडेड बाई एल, 3L बी माइनस 2E। अच्छा, टिल नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द बेयरिंग कैपेसिटी, जिसमें जो एसेंट्रिक लोडिंग नहीं होती और जो एसेंट्रिसिटी होती है वो इज इक्वल्स टू ज़ीरो होती है। हमने जो पीछे बेयरिंग कैपेसिटी वो जो हमने डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए थे, टेबल जिसमें तरजावी था और बाकी सब थे। ठीक है, तो उसमें हमने जो फाइंड किया था बाय यूजिंग टेबल भी इक्वेशंस भी, तो उसमें एसेंट्रिक लोडिंग वाली बात नहीं थी। उसमें आपकी एसेंट्रिसिटी जो है वो इज इक्वल्स टू ज़ीरो होती है। ठीक है, वो होती ही नहीं है, एसेंट्रिसिटी ज़ीरो ज़ीरो होती है, मतलब उसका इफेक्ट नहीं होता। अब इन केस जब लोडिंग सेंटर पे ना लगे और एसेंट्रिसिटी रिड्यूस हो,
उस केसेस में हम आपको बताएंगे कि किस तरह बेयरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब इसके जो है वन वे एसेंट्रिसिटी के जो जब एसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस हो तो उसके जो बेसिकली तीन मेथड्स है। एक मेथड है मेहरॉफ का इफेक्टिव एरिया मेथड, दूसरा मेथड है प्रकाश का, और थर्ड मेथड जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जो थर्ड मेथड है उसको कहते हैं रिडक्शन मेथड जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो तीन मेथड्स है, एक रिडक्शन मेथड, एक जो है वो है प्रकाश का, और जो पहला है जो हम पढ़ेंगे अभी वो है मेहरॉफ का। इसके बाद प्रकाश है, फिर थर्ड रिडक्शन मेथड है, एरिया रिडक्शन मेथड। अब इन्हीं में जो है ना फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं अभी, हम स्टार्ट करेंगे वो हम पढ़ेंगे बेसिकली इफेक्टिव एरिया मेथड, ठीक है। जो मैरफ का है, ठीक है, जो मैरफ ने स्टार्ट करवाया है। तो इसने बेसिकली क्या बोला है, अच्छा ये आप कंफ्यूज ना हो, टोटल तीन मेथड्स है, पहले हमने स्टार्ट किया जो मैरफ का है, ठीक है। इसमें ये कहते हैं कि इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसके 4-5 स्टेप्स हैं, ठीक है। ये कहता है कुछ 4-5 स्टेप्स के थ्रू हम करते हैं। कितने स्टेप्स हो गए? 4 स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। पहला स्टेप ये कहता है, पहले तो उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि क्योंकि एसेंट्रिसिटी आ जाती है, तो एसेंट्रिसिटी की वजह से जो एरिया होता है, इफेक्टिव एरिया, मैं फिर से कहता हूँ इफेक्टिव एरिया जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। मतलब कि पूरा जो इसका मतलब ये है कि जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड होता है, जो लोड आ रहा होता है सुपर स्ट्रक्चर का सारा लोड जो है वो बेसिकली जो सारा का सारा लोड है बेसिकली वो आ रहा होता है फाउंडेशन पे, ठीक है। तो अब ये आता है कि इसमें जो पोर्शन होता है ना, क्योंकि लोडिंग आपकी डायरेक्ट नहीं लग रही, तो आपका जो कुछ कुछ पोर्शन ऑफ फाउंडेशन होगा वो जो होगा वो अफेक्टिव होगा, और वो लोड ले रहा होगा ऊपर सुपर स्ट्रक्चर का, फाउंडेशन का मतलब मतलब फिर उसके मुताबिक हम चेक करेंगे बेयरिंग कैपेसिटी या सेफ बेयरिंग अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें अगर आप नोट करें कि इसमें हमें ये बताया गया, सर ने बताया हुआ है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है सर ने कि लेट्स सपोज, ऊपर आप छोड़ें, ये आप ये वाली स्लाइड चेक करिए जहाँ पे मैंने डैश मारा हुआ है। इसमें अगर आप नोट करें कि एक फाउंडेशन है, ठीक है, इसमें आपके पास नीचे प्रेशर बल्ब ये बन रहा है, आपकी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। आपका जो बेसिकली वो है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, क्योंकि एसेंट्रिसिटी है, ठीक है। अब इसमें जो लेट्स सपोज, इसकी ये तो अब मुश्किल है, इसमें ट्रायंगल्स हैं, आप लेट्स सपोज ये वाली ले लें, ये आपकी प्रेशर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन मान रही है। इसमें ये जो ये वाला एरिया है जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप शेडेड है, ये आप अनशेडेड कर लो, और ये जो येलो का है सारा ये आप शेडेड कर लो, तो येलो वाला जो है वो इफेक्टिव हो गया, ठीक है। येलो वाला जो है बेसिकली वो आप लेट सपोज वो आप इफेक्टिव ले लो, ठीक है। जो पीछे से रह गया वो सारा इफेक्टिव नहीं है, जो छोटा सा हिस्सा है। ये जो हमने बी डैश बोला हुआ है, ये हमने कहाँ से बोला है? ये हमने ये जो इफेक्टिव एरिया की जो वेड्थ है ये हमने ली हुई है, ठीक है। और जो इस इफेक्टिव की लेंथ है वो है एल, ठीक है। तो बी डैश जो हो गया वो आपकी हो गई वेथ, ठीक है। और जो इसका टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो वेथ है ये हमने कहा है कि बी है। लेकिन इफेक्टिव जो है, जो कि इफेक्टिव होगा, जो कि सिर्फ यही लोड लेगा, तो वो है बी डैश, जो कि है ये वाला पोर्शन, ठीक है, जिसका हमने लेंथ और ब्रेथ हमने लिया हुआ है। ब्रेथ हमने लिए बी डैश, और बी इफेक्टिव और एल हमने एल लिया क्योंकि वो दोनों का सेम है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया कि जो इफेक्टिव एरिया होगी बेसिकली वो क्या है, वो आपका है ए इफेक्टिव इज इक्वल्स टू बी डैश या बी इफेक्टिव इनटू लेंथ, ठीक है। ये आपका, आप इस तरह इफेक्टिव एरिया फाइंड करेंगे कि जो वो एरिया जो कि लोड बेयर कर रहा हो, उसके बाद में फिर आप उस फॉर्मूला में यूज करेंगे इसको। तो बेसिकली मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि ये जो येलो पोर्शन है बेसिकली ये वो एरिया है, वो इफेक्टिव एरिया है फाउंडेशन का, जो कि ऊपर सारा स्ट्रक्चर लोड लेगा। सारा का सारा फाउंडेशन, ये सारा का सारा जो ये एरिया ये नहीं ले रहा, क्यों रेजिस्ट नहीं कर रहा लोड ऊपर स्ट्रक्चर का? वो इसलिए क्योंकि ये इसमें सेंट्रिसिटी आ रही है और वो इफेक्टिव नहीं है बाकी,
और एक और चीज़, इसमें आप ये भी देखें कि आप खुद एक कॉमन सेंस वाली बात है, जब लोड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगी, हम कहेंगे सारा का सारा एरिया इफेक्टिव है। इधर तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिव ही नहीं है सारा, नहीं सॉरी यूनिफॉर्म ही नहीं है। तो यूनिफॉर्म ना होने की वजह से, लोड डिस्ट्रीब्यूशन का ना होने की वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से फिर ये चीज़ होगी कि उसमें फिर हम अफेक्टिव एरिया लेंगे। तो बेसिकली आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लेट सपोज हम, ये मैंने एक और डायग्राम ड्रॉ किया है आपके लिए समझाने के लिए। ये मैंने ये बेसिकली बताया आपको कि लेट सपोज अगर हमारी जो एसेंट्रिसिटी है वो इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम की जो हमारी जो लोडिंग है वो हमारी डायरेक्टली टुवर्ड्स दैट सेंट्रॉइड लग रही हो, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट के सेंट्रॉइड पे या सेंटर पे जो जहाँ पे आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो मटेरियल्स का, उसमें अगर सेंट्रॉइड पे लग रही हो, सेंट्रॉइड मीन्स ज़रूरी नहीं कि सेंट्रॉइड पे हो, वो पॉइंट जिस पे आपका सारा का सारा लोड आपका लग रहा हो, ठीक है। आपने सेंट्रॉइड की डिफिनीशन पढ़ी है, ज़रूरी नहीं है कि सेंट्रॉइड सेंटर भी होता है, ये इरेगुलर शेप सेंटर पे नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारी जो बेसिकली अब ये जो है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें अगर आप नोट करें कि इसमें अगर लेट सपोज आप सिंपल वर्ड्स में अगर सेंट्रॉइड पे लग रही हो, ठीक है, और इसमें फिर क्या होगा कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म है। उस केस में जब हमारी एसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि लेट सपोज हमने एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि जो अफेक्टेड एरिया उसमें होगी वो सारी की सारी होगी। आपका क्या होगा कि ए टोटल इज इक्वल टू अफेक्टिव एरिया टोटल इज इक्वल टू बी टाइम्स एल। ठीक है, मतलब ये कि जितना एरिया है वो सारा आपका अफेक्ट है, वो सारा का सारा लोड बेयर कर रहा है सुपर स्ट्रक्चर का, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको मैं ये कहूँ कि यूनिफॉर्म वो ना हो, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, एसेंट्रिसिटी आ रही हो, उसकी वजह से जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म ना हो, उस केस में हम ऐसा करेंगे। ये क्या केस है? वो केस है जिसमें ये ऊपर वाला केस नहीं है, डिफरेंट केस है। हमने एग्जांपल दिया है कि एग्जांपल अगर एसेंट्रिसिटी ज़ीरो ना हो और आपकी जो लोडिंग है या आपकी लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म ना हो, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम लेंगे अफेक्टिव एरिया। अब अफेक्टिव एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अफेक्टिव एरिया हमने जैसे आपको बताया कि उसमें हम चेक करेंगे कि कौन सा पोर्शन है जो कि लोड ले रहा है, ठीक है, वो हम चेक करते हैं, ठीक है, वो अब मैं आगे समझाता हूँ। इस केस में आपका क्या होता है कि जो आपका ए अफेक्टिव होता है वो लेस देन ए टोटल होता है। किस तरह? क्योंकि जो अफेक्टिव एरिया वो कम हो गया सेंट्रिसिटी की वजह से, ठीक है, तो आपका जो ए अफेक्टिव होता है वो लेस देन ए टोटल होता है। इसमें बेसिकली ये बात समझाई गई है। अब हम अगर पीछे की बात पे आए, पीछे जो मैंने आपको लिखवाया था, उससे मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई थी कि ये मैंने टू ई क्यू लिखा है, वो मैं आपको चलो आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि जो टू ई है, ये हमने सिर्फ इसने बी इफेक्टिव में क्यों लिखा है, एल इफेक्टिव में क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए क्योंकि वे ये क्या लिखा हुआ है इसमें, ये है बेसिकली वन वे एसेंट्रिसिटी। तो वन वे एसेंट्रिसिटी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें आप सिर्फ जो है ना एक साइड से आप टू ई माइनस करते हो। अगर ये टू वे एसेंट्रिसिटी होती तो हम एल माइनस टू ई बी करते हैं इफेक्टिव के लिए। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे आपका फुल एक लेंथ यूज हो रहा है, सिर्फ आपके ब्रेथ में ही इशू आ रहा था। जैसे कि अगर पुराना मैं आपको बताऊं, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें बेसिकली अगर आपने नोट किया हो कि हमने सिर्फ एक साइड पे ही, ये आप नोट करें, इसमें जो आपकी अफेक्टिव वाला सीन था वो ये सारा येलो पोर्शन था, ठीक है, और जो पर्पल पोर्शन है वो आपका कोई काम नहीं आ रहा, वो लोड बेयर नहीं कर रहा, रेजिस्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसमें हमने एक नोट किया है कि सिर्फ इसकी जो ब्रेथ है उसमें फर्क आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसलिए कहा है, इससे आप जो बेसिकली आप ब्रेथ से ही खाली टू ई माइनस करो। आपको मैं बताता हूँ ई वाला क्या हिसाब है, लेकिन उसमें आप फिलहाल ये याद करें कि जो एसेंट्रिसिटी की जो वो होती है रिडक्शन, वो आप टू ई माइनस करते हो सिर्फ एक डायमेंशन से, जब वन वे एसेंट्रिसिटी हो। जब टू वे एसेंट्रिसिटी होती है तो हम लेंथ और ब्रेथ दोनों से हम डिडक्ट करते हैं टू ई एसेंट्रिसिटी का फैक्टर। उसी बातें को इन लोगों ने फिर से डिस्कस किया है। मैंने डिस्कस किया है कि यहाँ पे अगर आप नोट करें, मैं पर्पल में जो बता रहा हूँ आपको, इसमें जो सारा का सारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस साइड पे सारा का सारा कंसंट्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर वो कंसंट्रेट हो रहा है, इसका मतलब ये कि इफेक्टिव यही है सिर्फ,
तो हमने क्या किया है कि हमने जब हमने प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जब चेक की है तो ये हमें पता चला है कि उसमें जो येलो पोर्शन था सिर्फ वो मतलब कंसंट्रेटेड है। लोड कंसंट्रेशन सिर्फ वहाँ पे हो रही है, मतलब सिर्फ ये रेजिस्ट कर पा रहा है सुपर स्ट्रक्चर के लोड को। और ये जो बेसिकली है, ये जो मैंने भी ड्रॉ किया है, जिसपे मैंने वो की है, ये बेसिकली आपका अनशेडेड पोर्शन है। और ये आपका बेसिकली वो पोर्शन है जो कि रेजिस्ट नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि एसेंट्रिसिटी है ये, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन वन वे साइड पे, एक साइड पे कंसंट्रेट हो गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें मैंने वही बात लिखी हुई है। अगर आप मेरे रेड उसमें नोट्स में देखें, इसमें मैंने ये चीज़ लिखी हुई है, जो आपकी ए इफेक्टिव है, आपकी इफेक्टिव एरिया है, वो आपकी लेस देन हमेशा ए होगी। ठीक है, जब आपका ई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। ठीक है, तो इसमें जो है ना, ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। और एक और बात ये है इसमें कि ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि नीचे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो नीचे ये लिखा हुआ है कि नोट स्टेप वन में मैं आपको EQ के बारे में भी बताता हूँ। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि नोट इफ द एसेंट्रिसिटी, अभी मैं स्लाइड के बाद में आपको बताता हूँ क्योंकि एक्सप्लेन बाद में हो गया था। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि नोट इफ द एसेंट्रिसिटी वन डायरेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द फाउंडेशन, द वैल्यू ऑफ द एल effective would be equal to L minus 2A. The value of B naught B effective would be equal B. The smaller of the two dimension, this is L effective and B effective is the effective width of the foundation. इसका क्या मतलब है? इसका वही मतलब है जो मैंने आपको अगर शुरू लेक्चर्स के आपके याद हो कि फाउंडेशन जो होती है बेसिकली उसमें अगर आपका 4 into L, नहीं सॉरी, 4 into 3 लिखा हुआ हो या आपका 3 into 4 लिखा हो, irrespective of the location, नहीं, irrespective of the अरेंजमेंट ऑफ द डायमेंशंस किस तरह भी हुए हो, इसमें जो लार्जेस्ट डायमेंशन होती है वो आपकी लेंथ होती है। जैसे यहाँ पे अगर आपको 4 into 3 लिखा है तो आप चले कहते हैं कि यार स्टार्ट में 4 लिखा है, हालांकि ये अगर 3 into 4 भी लिखा हो तब भी 4 इसमें एल होगा, लेंथ होगी। ठीक है, जो लॉन्गर डायमेंशन होगी वो उसमें लेंथ होती है। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट होती है इसमें ये लिखा है स्मॉलर ऑफ द टू डायमेंशंस एल इफेक्टिव एंड बी इफेक्टिव इज द इफेक्टिव वेथ ऑफ द फाउंडेशन। तो जो स्मॉलर डायमेंशन होगी वो वेथ ऑफ द फाउंडेशन होगी। ठीक है, और जो लॉन्गर डायमेंशन होगी वो लेंथ ऑफ द फाउंडेशन होगी। अब इसमें ये बात हुई है बेसिकली। फिर इसमें अगर आप ये नोट करें कि इसमें स्टेप टू में, अच्छा इसमें ये बात हुई है, एक और बात ये हुई है कि ज़ाहिर बात है अगर एसेंट्रिसिटी हो रही है तो एसेंट्रिसिटी वन वे एसेंट्रिसिटी में हमारे पास दो केसेस थे, या तो एक्स एक्सेस पे या वाई एक्सेस पे। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कहाँ पे एसेंट्रिसिटी हो रही हो, ठीक है, उस डायरेक्शन के मुताबिक हम क्या करेंगे बेसिकली कि हम उसी डायरेक्शन के मुताबिक यहाँ पे होगा या जिधर भी होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर तो नहीं हो सके वो दोनों एक्स एंड वाई हो जाएंगे, या यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, तो हम इस तरीके से y या b अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम एसेंट्रिसिटी L-2e या B-2e करेंगे जिस साइड पे एसेंट्रिसिटी होगी। लेकिन एक साइड पे होगी तो हम एक लेंथ करेंगे, दूसरा लेंथ हम छोड़ देंगे क्योंकि ये वन वे एसेंट्रिसिटी है। अगर इन केस अगर टू वे एसेंट्रिसिटी हो तो उसमें हम L-2e, L effective is equals to L-2e और B effective is equals to एल नहीं सॉरी B-2e, हम दोनों करेंगे। लेकिन ये वन वे तो हम एक साइड पे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे मेरा आपसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे हमने वही वो जो पढ़ा था अभी रिसेंटली, अभी ये कुछ एक दो लेक्चर पहले, कि ये जो बेरिंग कैपेसिटी की इक्वेशंस है, ये अगर आपको याद हो कि इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ये जो एन गैमा था और ये जो हमारे पास एन क्यू है और एन सी है, एन सी और एन क्यू और एन गैमा, ये क्या चीज थी, ये अगर आपको याद है ये बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स थे। ठीक है, ये बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स थे। और ये क्या है, ये कोहेजन का है, ये आपका सरचार्ज का था और ये आपका फ्रिक्शन का था। अच्छा, इसकी शॉर्ट रिवीजन मैंने तो आपको करा दी है कि एन सी, एन क्यू और एन गैमा जो है ये बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं, और दीज आर डिपेंडेंट अपॉन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, जो हमने पढ़ा था कि टेबल्स की उसके मुताबिक इसकी वेरिएशन थी, जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट के हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली इक्वेशंस के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि हर साइंटिस्ट का डिफरेंट था। उसका पूरा प्रोसीजर पीछे के उसमें लेक्चर्स में वो आप देख भी सकते हो, लेकिन बेसिकली शॉर्ट रिवीजन आपको मैंने करा दी है।
अच्छा, फिर अगर आपको यही मैं रीजन ही कर रहा हूँ कि फिर अगर आपको याद हो हमने वैसे रीजन करो, आप आप स्किप भी कर सकते हो। तो हमने फिर क्या किया था, हमने अगर आपको याद हो हमने फिर क्या फाइंड किए थे, क्योंकि अगर आपको याद हो इक्वेशन ये वाली जो थी हमारे पास, ये इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी है। इसमें क्यों बड़ी है, क्योंकि आपके उसके पास शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर और आप इंक्लिनेशन फैक्टर आप तीनों में ऐड करते हो। ठीक है, तीनों बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स में आप ये डालते हो। तो हमने क्या किया है बेसिकली कि हमने फिर उसके बाद क्या करना था, उसके बाद हमने डिफरेंट जो है ना बेसिकली हर एक साइंटिस्ट ने डिफरेंट फार्मूले वो किए, जो मैंने अभी आपको बात बताई है। तो हम फिर डिफरेंट फार्मूले यूज़ करके शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर, इंक्लिनेशन फैक्टर हम यहाँ से फाइंड करते हैं इसकी वैल्यूज़। इसका आप नोट करें कि ये जो है ना बेसिकली ये जो है ये आपका शेप फैक्टर हो गया, फिर आपका इंक्लिनेशन फैक्टर है, और नीचे आपका फिर वो वही स्लाइड में आपका इंक्लिनेशन फैक्टर और नहीं वो होता है क्या कहते हैं, डेप्थ फैक्टर। अच्छा, फिर इसमें आगे ये बात हुई है कि टू टू एवेलुएट एफ सी एस, ये जो है कौन सा फैक्टर है, ये बेसिकली आपका वो है आपकी ये वो बताए गए हैं कि आपका, हाँ जी, ये देखें आप, ये बेसिकली ये चीज़ बता रहा है कि आपके जो शेप फैक्टर्स हैं, ठीक है, या फिर आपके जो क्या कहते हैं दूसरे जो फैक्टर्स थे, ये आप नोट करें कि ये आपका शेप फैक्टर हो गया, मतलब जो भी है, उसका मतलब ये कि आप जब ये वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे बेसिकली कि आप इफेक्टिव लेंस यूज़ करोगे, आप नॉर्मल लेंस यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, उस केस में तो हमने इन केस उसमें हमने एक्सेंट्रिसिटी ली ही नहीं थी उस केस में। ठीक है, जब हम उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन जब आप एसेंट्रिसिटी लेंगे, फिर आप अफेक्टिव लेंस लेंगे रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जांपल अगर वन वे एसेंट्रिसिटी है, तो मैंने आपको जैसे बात बताई है कि या तो आपकी लेंथ में अफेक्टिव होगा, ठीक है, कि एल इज इक्वल्स टू एल माइनस टू ई, या आपका ब्रेथ साइड पे होगा तो बी अफेक्टिव हम निकालेंगे उसके इसमें बी माइनस टू ई। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे, या ये होगा या ये होगा। ठीक है, लेकिन अगर टू वे है तो हम दोनों एल इफेक्टिव और बी इफेक्टिव निकालेंगे। इसमें तो अगर आपको पता है कि अगर वन वे एसेंट्रिसिटी है, या आपका एल इफेक्टिव एल इज इक्वल्स टू एल होगा, या फिर आपका जो है ना बी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू होगा। मतलब कि आपका एक लेंथ पूरी तरीके से यूज हो रहा होगा इफेक्टिव में, आपकी एसेंट्रिसिटी का उसकी तरफ इफेक्ट नहीं होगा। मतलब वन वे है इसलिए ना, या एक्स पे होगा या वाई एक्सेस पे होगा। अब दूसरी बात ये हमारे पास आ गई है कि अगर हम यही चीज़ हम एक्सेंट्रिसिटी हम फार्मूलेज में ले लें, तो और हम ये बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड करें, तो उसमें ये बात कर रहे हैं कि अगर जो है ना आप इस चीज़ में नोट करें कि ये बात कर रहे हैं कि इसमें मैं आपको अभी समझाता हूँ कि क्या लिखा है, आपने सोचा नहीं इसकी तरफ। ये आपका बेसिकली कोहीजन है, कोहीजन का शेप फैक्टर। फिर ये आपका सरचार्ज का शेप फैक्टर है। ठीक है, फिर ये आपका बेसिकली जो फ्रिक्शन था उसका एक शेप फैक्टर है। फिर ये इंक्लाइंस है। ठीक है, आपको पता है जैसे मैंने यहाँ पे आपको बात बताई थी अभी। ठीक है, ये जैसे कि अगर आप यहाँ पे ले लें एक सेकेंड, ठीक है, इधर, हाँ, इधर अगर आप ले लें, यहाँ पे बेसिकली आपके पास यही बात तो की थी हमने। ठीक है, अगर ये नोट करें, ये जो मैं अभी बात बता रहा था इसे बता रहा था कि शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर और इंक्लिनेशन फैक्टर, ये तीन फैक्टर्स यहाँ पे है। आप किस तरह है, रीजन के साथ भी आपका शेप भी है, डेप्थ भी है, इंक्लिनेशन है, और ये जो बेसिकली ये जो शेप फैक्टर्स हैं, ये तीनों के साथ इस तरीके से, जो डेप्थ फैक्टर है वो भी तीनों के साथ है, और इंक्लिनेशन फैक्टर भी तीनों के साथ है। लेकिन बेसिकली हमारे पास तीन बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स होते हैं, बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स होते हैं। एक होता है कोहीजन, एक होता है सरचार्ज, और एक होता है फ्रिक्शन। ठीक है, बाकी वो फर्दर उन लोगों ने जो उसमें एडिशन की थी, मॉडिफिकेशन की थी साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर आप यहाँ पे नोट करें कि ये जो है बेसिकली यहाँ पे अगर आप नोट करें, मैं आपको बताता हूँ कि लेट सपोज आगे ये जो है बेसिकली, ये अगर आप नोट करें यहाँ पे ब्रेथ लिखा हुआ है ना, ब्रेथ। तो इधर मैं बेसिकली आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जो बी है, या जहाँ पे यहाँ पे बी यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसमें आप बेसिकली जो या लेंथ या ब्रेथ जो भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, अगर एसेंट्रिसिटी वहाँ पे आ रही है तो आप बी इफेक्टिव लोगे।
और इफेक्टिव किस तरह फाइंड करोगे, वही जो मैंने आपको बताया कि बी माइनस टू ई, अगर टू वे एसेंट्रिसिटी है, अगर टू वे अगर नहीं, अगर वन वे एसेंट्रिसिटी, अगर टू वे हो फिर तो हम लेंथ और ब्रेथ दोनों जहाँ पे फॉर्मूले में चेंजेस आ रही हैं वहाँ पे हम इफेक्टिव लेंगे, क्योंकि वो बेसिकली उसका अफेक्ट मतलब फायदा ही नहीं है ना अनइफेक्टिव का लेना, कम सारा क्यों ले, कि इफेक्टिव तो खाली वो पोर्शन है जो कि एसेंट्रिसिटी के मुताबिक जो कि इफेक्टिव है, ठीक है, जो कि सुपर स्ट्रक्चर को ले रहा है, रेजिस्ट कर रहा है लोड को। तो सर ने बेसिकली यहाँ पे यही बात की है कि जो आपका बी इफेक्टिव है क्योंकि वो आपका लेस है टोटल बी से, तो उसकी वजह से, या फिर एल जो है वो आपका लेस होगा एल के साथ, एल एल डैश होगा लेस आपके एल से। तो इसके इससे वही बात आती है कि जो आपका अफेक्टिव एरिया है वो बेसिकली आपका कम हो गया है, ठीक है, तो आप बेसिकली उसके मुताबिक फिर चेंजेस करेंगे, और फिर आप फार्मूले में जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारा फार्मूला था ये कहाँ पे गया है, इधर इधर जो आगे हमने पढ़ा था कि उसमें फिर आप टेबल्स में वो जो मॉडिफिकेशंस हुई हैं इसमें जो शेप फैक्टर्स और ये टैप फैक्टर और इंक्लेशन इंक्लेशन फैक्टर जो बताए थे हमें, तो बेसिकली उस फार्मूला में फिर आप वो वाली बी और वो वाली एल डालेंगे जो कि इफेक्टिव होगा, ना कि सारा डालेंगे क्योंकि सारा इफेक्टिव है ही नहीं। अब ये यही बात मैं आपको जो बता रहा था, यही बात फिर से सर ने भी रिपीट की है कि ये जो है फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम नोट करें कि ऊपर ये थोड़ा सा मिसिंग है, ऐसा आपको बता रहा हूँ एग्जांपल में कि ये जो फार्मूला है इसमें बी लिखा है तो इसमें आप बी इफेक्टिव निकालोगे इन केस अगर बी साइड पे एसेंट्रिसिटी आ रही हो। इसी तरीके से अगर बी यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो ज़ाहिर बात आप इंक्लिनेशन फैक्टर्स में भी फिर बी चेक करोगे। उसी तरीके से आप फिर बाकी सब में शेप फैक्टर्स, शेप में, डेप्थ में, इंक्लिनेशन में, तीनों में चेक करेंगे जहाँ पे आपके पास बी पोर्शन होगा या एल पोर्शन होगा, जिस साइड पे एसेंट्रिसिटी हो रही होगी उस साइड पे आप क्या करोगे, अफेक्टिव लोगे। जैसे यहाँ पे बी है, बी ज्यादा है ना, तो बी अफेक्टिव आप यहाँ पे ले लोगे, जो कि आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा बी, कैपिटल बी, टोटल बी माइनस टू ई, क्योंकि एसेंट्रिसिटी है एक साइड पे, ठीक है। अगर दो साइड पे हो तो फिर आप लेंथ में भी साथ में खर्च मारो। इसमें एक मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहता हूँ, इसमें अगर आप स्लाइड पे गौर से आप देखें, इसमें एक चीज़ इन लोगों ने चेंज की हुई है कि टू एवेलुएट जो शेप फैक्टर्स हैं कोहेजन के साथ, सरचार्ज के साथ और फ्रिक्शन के साथ, उसमें एक लिखा हुआ है कि आप इफेक्टिव लेंथ एंड इफेक्टिव विड्थ डायमेंशन लिखेंगे इंस्टेड ऑफ एल और बी जो भी होगा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, टू डिटरमिन जो अगर डेप्थ फैक्टर्स हों, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे कि उसमें आपको ज़रूरत नहीं है, डोंट रिप्लेस, उसमें आप ना करें, ठीक है, उसमें आप एज इट इज़ कर लो, ठीक है। उसकी रीज़न मेरे ख्याल में ये है कि बी है भी नहीं है उसमें, ठीक है, लेकिन बेसिकली आप शेप फैक्टर्स में जो होगा, शेप फैक्टर में आप ऐसा करोगे कि आप उसमें ऐसे करोगे कि आप उसमें ना बेसिकली वो करोगे, किधर गया, हम्म, बस आपको समझ आनी चाहिए, बाकी जो है ना ये इतने डिटेल्स में मुझे पढ़ना भी नहीं चाहिए कि हमें एमसीक्यूज सॉल्व करनी है बेसिकली। तो बस आप ये याद रखो कि जो आपकी वो होगी ना, आपकी शेप फैक्टर जो उसमें आप खाली चेंजेस करोगे और उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप अफेक्टिव लोगे। लेकिन जो डेप्थ फैक्टर्स है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि टू एवेलुएट शेप फैक्टर्स ऑफ कोहेजन, ये जो आप इधर नोट करें अगर आप कि ये जो लिखा हुआ है, ये एक सेकंड, ये टू एवेलुएट ये लाइन, ठीक है। अब लेकिन डेप्थ फैक्टर जो है उसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि हम ये करें, इफेक्टिव लें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे वही वाली बात करता हूँ कि जो मैंने क्यू वाली बात आपसे कही थी, बेसिकली आपका जो स्मॉल क्यू है, लेट्स सपोज ये प्रेशर और स्ट्रेस है, ठीक है। तो अभी बात ये है कि अगर आप नोट करें कि जब आपके पास अफेक्टिव का सीन होता है, एक चीज़ आपको याद रखनी है वैसे कॉमन सेंस के लिए, कि अगर आपका ए अफेक्टिव लेस देन ए हो, जब आपकी एसेंट्रिसिटी होती है, ज़ाहिर बात है आपकी जो अफेक्टिव एरिया है वो कम होती है टोटल एरिया से, तो हम क्या कहते हैं उस केस में हमारे पास एसेंट्रिसिटी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, आपकी एसेंट्रिसिटी होती है, ठीक है। तो उस केस में और इसके अलावा वो केस में जब एसेंट्रिसिटी ज़ीरो, उसमें हम बेसिकली स्ट्रेस और प्रेशर हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका दोनों साइड पे स्ट्रेस और प्रेशर है, ठीक है। क्यू मीन्स प्रेशर और स्ट्रेस, ठीक है। तो क्यू आपका टोटल स्ट्रेस है उस टाइम में जब आप
उस टाइम में आप ले रहे हो स्ट्रेस फॉर सुपर स्ट्रक्चर का, तब तब जहाँ पे आपका टोटल लोड आ रहा हो, उस टोटल एरिया अफेक्टिव हो, ठीक है, जब आपकी एसेंट्रिसिटी इन शॉर्ट जीरो हो, ठीक है, तो उसमें आपके पास इक्वेशन बन रही है क्यू बाय ए, इक्वेशन बन रही है क्यू बाय ए। ये उस केस में जब क्यू आपके पास उसमें ई इज इक्वल्स टू जीरो हो। दूसरा केस वो है जब आपका अफेक्टिव वाला सीन आ रहा हो, जब आपका एसेंट्रिसिटी आ रहा हो। अब क्यू ई जो है स्ट्रेस व्हेन एसेंट्रिसिटी इज देयर, ई इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, वो आपका क्या होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे की हुई है आपको, ठीक है। उस केस में आप क्या करोगे कि आपका लोड तो जाहिर बात है वही आ रहा है, क्यू आपका लोड है कैपिटल क्यू, ठीक है, तो कैपिटल लोड आपका वही आ रहा है, लेकिन आपकी जो अफेक्टिव एरिया है वो आपका ए प्राइम हो गया। तो क्यू की क्यू 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 के ए प्राइम जो है वो लेस है, ठीक है, और ए जो है वो ज़्यादा होता है ए टोटल। तो इसका ये पता चलता है जब ए प्राइम कम होगा, ठीक है, जब ए प्राइम मतलब ए प्राइम मीन्स कम है, ठीक है, तो आपका जो स्ट्रेस होगा वो आपको ज़्यादा चाहिए होगा उसको बेयर करने के लिए, ठीक है, ठीक है, आपके पास ज़्यादा उसकी एक किस्म की अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप नोट करें एज कम्पेयर टू ईच अदर, ये याद रखें आप कि छोटा क्यू जहाँ पे स्ट्रेस है, इन दोनों के कंपैरिजन में दिस इज स्मॉल एंड दैट इज लार्ज, ठीक है, तो ये सीन है, ये यहाँ पे ये वाली बात हुई है, क्योंकि एक में हम टोटल एरिया ले रहे हैं। टोटल एरिया जब आपके पास होगा तो जाहिर बात है उसको बेयर करने के लिए आपको कम बेयरिंग कैपेसिटी चाहिए, लेकिन अगर इफेक्टिव एरिया आपकी कम हो गई है तो आपको जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा चाहिए होगी, इसमें ये बात हो रही है। तो क्यू ई इज ग्रेटर देन क्यू सी, ठीक है, क्यू सी यहाँ पे टोटल सपोज ले लो जब इलेक्ट्रिसिटी जीरो होती है। अभी थोड़ी सी शॉर्ट रिवीजन मैं आपको करता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। बेसिकली हमने ये पढ़ा है कि जब एसेंट्रिसिटी, यहाँ से आप स्टार्ट करें, कि जहाँ पे मैंने अभी थोड़ा सा वो की है कि जब एसेंट्रिसिटी जब इज इक्वल्स टू ज़ीरो ना हो तो हमारे पास क्या पार्ट आता है, हमारे पास फिर अफेक्टिव एरिया का चक्कर आता है, ठीक है। अच्छा, अफेक्टिव एरिया का ये चक्कर है कि जब आपका अफेक्टिव एरिया वाली बात आती है तो आप ये नोट करें कि जब ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो, ठीक है, तो आपके पास टोटल एरिया अफेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास एसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू ई नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, उसमें हम अफेक्टिव एरिया का पार्ट लेते हैं, और जो आपकी जो अफेक्टिव एरिया है वही होता है जो आपकी जो लोड को बेयर कर सके, ठीक है। तो उसमें अगर आप नोट करें कि ये वही वाली बात की गई है कि जो आपका ए टोटल है, ठीक है, आपका जो एरिया ऑफ टोटल है वो आपका ज़ाहिरी बात है ज़्यादा होता है, इफेक्टिव आपका कम होता है, क्योंकि आप इफेक्टिव पोर्शन आप खुद काट लेते हो उससे। आप कहते हो कि ये वो पोर्शन है जो बेयर करेगा, जो कि स्ट्रेस को बेयर करेगा। तो बेसिकली तो हम क्या कहते हैं कि क्यू के जो स्ट्रेस होता है, क्यू हम स्मॉल क्यू ले उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल क्यू स्ट्रेस इज इक्वल्स टू लोड विच इज़ क्यू कैपिटल क्यू, ये तो कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ए इफेक्टिव, ये हमने क्या लिया हुआ है, इफेक्टिव, इफेक्टिव स्ट्रेस पार्ट में लिया है, ठीक है। हम जब ए स्ट्रेस का ले रहे हैं, जब सॉरी हम जब स्ट्रेस ले रहे हैं इफेक्टिव पार्ट का, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उसमें इफेक्टिव एरिया ले रहे हैं। तो हमारे पास ये पता चल गया हमें कि जो क्यू यू ई होगा, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं एसेंट्रिक, ठीक है, एसेंट्रिक ई, ई डबल सी, ई मतलब एसेंट्रिसिटी जो होती है उससे एसेंट्रिक, और एक और है सेंट्रिक, सी ई एन टी आर आई सी, मतलब सेंटर पे लगना, तो सेंट्रिक। तो जो हमने यहाँ पे ये आपके क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सेंट्रिक मींस वो वाला लोड जो आपके सेंटर पे लग रहा हो, आपके सेंट्राइड पे लग रहा हो, आपकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उसमें हो रही है, आपकी एसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो उसमें, तो उसमें अगर आप नोट करें कि उसकी जो एसेंट्रिसिटी होगी वो इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका पूरा जो शेप होगा, पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वो अफेक्टिव होगा, ठीक है। तो उस केस में आपको ये पता चलेगा कि आपका जो अफेक्टिव पोर्शन है वो आपका ज़्यादा है, और मतलब अफेक्टिव जो स्ट्रेसेस हैं वो आपके ज़्यादा लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि अफेक्टिव स्ट्रेसेस में अगर कॉमन सेंस भी देगी उसमें आपका जो मतलब जो आपका एरिया है वो कम हो गया है, तो इसलिए आप कहते हो कि यार क्योंकि इफेक्टिव एरिया कम है टोटल एरिया से, सामने आप इक्वेशंस भी दोनों देख सकते हैं
ठीक है, कि क्यू यू ई और क्यू यू सी, ठीक है, क्यू यू एसेंट्रिक और क्यू यू सेंट्रिक, उनकी जो वैल्यूज है वो कहाँ पे डिफर कर रही है। क्यू कैपिटल क्यू तो सेम है लोड, ठीक है, कीपिंग द क्यू कैपिटल क्यू सेम, रिमेंबर ऑलवेज, ठीक है, कीपिंग द कैपिटल क्यू सेम, we note that because of the area reduction in the effective area, we say that the QUE or eccentric, ठीक है, will have more stress as compared to the QU centric or C, ठीक है, QUC। तो स्टेप टू अगर मैं आपको रिवाइज करके दूं, तो उसमें वही वाली बात आती है कि आप जब क्यू यू इफेक्टिव लेंगे, तो आप ये सारे जो है आप जो बेसिकली जो आपके पास होंगे वो आप चेक करोगे, और आप फिर यहाँ से निकालोगे। मैंने आपको टेबल्स भी दिखाए हैं किस तरह करना है। इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो इसमें ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई टू एवेलुएट, ये मैंने वापस आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ कि जो शेयर फैक्टर्स होंगे उसमें आप चेंजेस करोगे, लेकिन जो आपके पास डेप्थ फैक्टर होंगे उसमें आप चेंजेस नहीं करोगे, ठीक है। आपके पास जो है ना जो शेप फैक्टर्स है उसमें आप इफेक्टिव पोर्शंस लोगे, ठीक है। अगर लेंथ है तो लेंथ इफेक्टिव हो जाएगा, अगर ब्रेथ है तो ब्रेथ इफेक्टिव हो जाएगा, लेकिन जो डेप्थ फैक्टर है उसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप एल और बी दोनों वही पुराने लोगे जो कि ओरिजिनल होंगे, ठीक है। आपको रिडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो एसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस ही क्यों ना हो रही हो, ठीक है। ये आप नए नहीं करोगे क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि डोंट हाउएवर डोंट रिप्लेस बी विद बी प्राइम, इसमें लिखा भी है, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड पोर्शन ये है कि थर्ड स्टेप ये है कि द टोटल अल्टीमेट लोड दैट द फाउंडेशन कैन सस्टेन इज, ठीक है। क्यू आपका कैपिटल क्यू आपका क्या था, कैपिटल क्यू था आपका लोड, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था स्मॉल क्यू रिप्रेजेंट स्ट्रेस इसमें, और लार्ज क्यू रिप्रेजेंट्स लोड, ठीक है। तो लार्ज क्यू यू इज इक्वल्स टू अल्टीमेट लोड जो है वो होगा आपके पास ए इफेक्टिव डिवाइडेड बाय ये स्ट्रेस आपके पास, ठीक है। इसमें जो बेसिकली हुआ है वही वो जो मैंने आपको बात बताई थी कि स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ए। तो जो कैपिटल क्यू है वो किस तरह आपके पास आएगा, स्मॉल क्यू इंटू ए। तो उसी तरीके से नहीं नहीं सॉरी, हाँ, उसमें वही वाली बात की है इसने, मैं आपको ये बताता हूँ। इसमें जो बेसिकली आपको ना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ। ये स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू विच इज़ द लोड डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि इसने दोनों को मल्टीप्लाई किया, लेकिन सिर्फ ये बेसिकली ये सब इक्वेशन है। इसने सिर्फ ये बताया कि जो कैपिटल ए है वो आपका इक्वल होगा ए बी प्राइम और एल प्राइम। असल इक्वेशन यही है, बस ये सिर्फ ये बताया हुआ है कि ए इफेक्टिव इज इक्वल्स टू इफेक्टिव एरिया। तो मतलब ये बेसिकली ये चीज़ बता रहा है कि ये इफेक्टिव एरिया, और इफेक्टिव एरिया इज ऐसे बता रहा है कि बी नॉट, बी और सी नहीं, बी और एल है इफेक्टिव।